गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बिहाइंड यूएस चाइना ट्रेड ट्रूस। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड ट्रूस है चाइना के साथ वो नवंबर 10 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। तो इसकी वजह से जो है 145% जो टैरिफ चाइनीज़ गुड्स और सर्विसेज पर लगना था वो नहीं लगेगा, और 30% का ही टैरिफ जो है वो चाइना पर लगने वाला है। तो जो बीजिंग ने भी काउंटर मेजर्स लिए थे यूएस के अगेंस्ट, जिसमें 125% टैरिफ था, वो अब रिड्यूस होकर 10% हो गया है। वो भी अब जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और जो रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया था चाइना ने, वो भी जो है वो पॉज कर दिया जाएगा। ठीक है। चाइना ने जो है वो अपनी एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स को जो है यूएस से करता था, जो उसको लीवरेज कर रहा है, और यूएस फार्म प्रोड्यूस के जो है परचेजेस को वो कम कर रहा है धीरे धीरे। तो यूएस और चाइना जो है वो अपने ट्रेड ट्रूस को बाकी के 90 दिन के लिए बढ़ा रहे हैं। और इस पॉज से जो है वो चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर जो है यूएस 30% टैरिफ लगाएगा, चाइना जो है 10% ड्यूटी लगाएगा यूएस गुड्स पर। दोनों साइड्स ने थ्रेटन किया है ट्रिपल डिजिट टैरिफ्स। और यूएस ने 145% टैरिफ लगाया था, चाइना ने 125% टैरिफ लगाया था, जब तक दोनों के बीच में ट्रेड टॉक शुरू नहीं हुए थे। यूएस के हिसाब से जो ये डिले है, ये हेल्प करेगा कि ट्रेड इम्बैलेंसेस को एड्रेस किया जा सके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कर्ब किया जा सके, और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके। यूएस ने कहा है कि उनका $300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, उसको वो एड्रेस करना चाहते हैं। तो नेगोशिएशंस जो हैं वो फोकस होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिले यूएस एक्सपोर्टर्स को, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हों चाइना में, और ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन स्टेबलाइज हो। जो ऑनगोइंग डिस्कशंस हैं वो चाइना के रेयर अर्थ्स को एक्सेस करना चाहता है यूएस। परचेजेस जो हैं रशियन ऑयल जो की जा रही हैं चाइना द्वारा, उसको एड्रेस करना चाहते हैं, और यूएस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर्ब्स को भी एड्रेस करना चाहते हैं। यूएस जो है वो टिकटॉक को भी जो है वो चाहता है कि सेपरेट हो जाए चाइनीज़ पेरेंट कंपनी से, जो ऑफ कोर्स चाइना जो है वो मानने को नहीं तैयार है। चाइना ने स्ट्रेटजिकली स्लैश किए हैं अपने एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स को यूएस से, खासकर सोयाबीन्स को। बाकी के भी यूएस एक्सपोर्ट्स जो चाइना में जाते थे, जैसे कॉर्न, बार्ले, कॉटन, बीफ, पोर्क, पोल्ट्री, ट्री नट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब हिट हुए हैं। चाइना जो है अपना मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स है वो अब ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा और बाकी कंट्रीज से कर रहा है। इससे जो है अमेरिकन फार्मर्स को, जो खासकर कॉर्न बेल्ट के या लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर स्टेट्स के हैं, उनको इम्पैक्ट हो रहा है। चाइना जो है ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट का एक जो है, चाइना की जो बाइंग पावर है वो ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में एक पोटेंट टूल है, जिससे कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को वो प्रेशर कर सकता है। अब इंडिया के साथ जो है यूएस का जो बायलैटरल एग्रीकल्चर ट्रेड है वो बढ़ रहा है। यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया जो है वो $3.5 बिलियन एक्सीड करने वाले हैं, और इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है यूएस में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स वो $7.5 बिलियन जो है वो इस साल होने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आरटीआई एग्जामेशन फॉर बीसीसीआई। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा ने भी रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को पास कर दिया है लोकसभा के बाद। तो ये बिल स्पेसिफाई करता है कि सिर्फ वो ही स्पोर्ट्स बॉडीज़ जो हैं जो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रही हैं गवर्नमेंट से, उन्हें ही सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़ माना जाएगा अंडर आरटीआई एक्ट। तो बीसीसीआई को कोई स्टेट फंडिंग नहीं मिलती है, तो इसलिए वो एक्सक्लूडेड रहेगा आरटीआई से। बीसीसीआई ने पहले भी कई बार आरटीआई में आने से जो है वो रेजिस्ट किया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हों, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन हो, या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की रिकमेंडेशन हो। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है, रिकग्नाइज करता है, रेगुलेट करता है नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ को, अलाइन करता है उनको ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर्स के साथ और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ आ सकें। तो क्लॉज 15 सब क्लॉज 2 जो है इस बिल का, वो कहता है कि एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिक अथॉरिटी होगी इस आरटीआई एक्ट के अंदर। लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट करके डेफिनेशन को नैरो डाउन करते हुए कहा कि सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पब्लिक मानी जाएंगी, पब्लिक अथॉरिटी, जिनको कोई ना कोई गवर्नमेंट ग्रांट या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। तो इस चेंज की वजह से जो है बीसीसीआई, जिसको कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती, वो अब आरटीआई से बाहर हो जाएगा, चाहे क्रिकेट जो है वो इस टाइम पर ओलंपिक्स में इंक्लूड हो चुका है। तो बीसीसीआई ने मेंटेन किया है टाइम टू टाइम कि वो एक प्राइवेट ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर तमिलनाडु सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। तो वो एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है आरटीआई एक्ट के अंदर, क्योंकि उनको कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती। वो एक स्पोर्ट्स फेडरेशन तक भी नहीं है।
लेकिन मल्टीपल जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ ने चैलेंज किया है बीसीसीआई के स्टैंड को। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई एक पब्लिक अथॉरिटी है, क्योंकि उसको इनडायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे टैक्स एग्जाम्पशंस, जो कि लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बीसीसीआई एक पब्लिक फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, जैसे कि इंडिया के नेशनल टीम सेलेक्ट करना, नेशनल सिंबल्स यूज़ करता है, मोनोपोलाइज करता है क्रिकेट को गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ। जस्टिस आर एम लोढ़ा कमेटी ने भी कहा कि बीसीसीआई की फंक्शनिंग जो है वो क्लोज डोर और बैक रूम अफेयर है, और इसलिए उसको एक लेजिस्लेटिव इंक्लूजन होनी चाहिए उसकी आरटीआई एक्ट के अंदर। 2018 में सीआईसी ने भी डिक्लेयर किया कि बीसीसीआई एक पब्लिक अथॉरिटी है, और कहा कि एक आरटीआई क्वेरी मैकेनिज्म बनाए बीसीसीआई ने इस ऑर्डर को मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जो हाई कोर्ट ने फिर अब इस इम्प्लीमेंटेशन को रोक रखा है। तो बीसीसीआई जो है उसको अगर आरटीआई एक्ट में डाला जाता है तो सिटीजन्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे बीसीसीआई के ऑपरेशंस पर। अब इससे जो है जो ट्रांसपेरेंसी आएगी, उससे बोर्ड को अपने डिसीजंस को पब्लिक में जस्टिफाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है स्मॉल विलेज का, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के, उनको इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड दिया गया है यूएनडीपी द्वारा। तो ये यूएनडीपी का इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड है क्या, इसको बायनियली दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए, जिससे कि पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, और कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी का करते हुए अगर आप पॉवर्टी रिड्यूस कर रहे हो तो ये अवार्ड दिया जाता है। इसको हम काइंड ऑफ नोबल प्राइज़ फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी कहते हैं। $10,000 का एक कैश प्राइज़ होता है। और इनिशिएटिव, अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो इनिशिएटिव है वो कम से कम 3 साल तक चलता होना चाहिए। नॉमिनी जो है वो या तो एक लोकल कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप होगा, या फिर कोई भी ऐसा जो कि रूरल एरिया में ऑपरेट कर रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा फंडेड है और रूरल एरिया में ऑपरेट कर रहा है इंडिजिनस पीपल की कम्युनिटी को। एक्शंस जो वो ले रहा है वो नेचर बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है। तो एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल इनिशिएटिव है बेंचमार्क को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम्स को। तो ये प्रपोज्ड किया गया था सीडीएसयू द्वारा, ताकि परफॉर्मेंस जो है स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की अक्रॉस द कंट्री जो है वो इंडेक्स हो सकें या असेस हो सकें। 27 इंडाइसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के लिए। स्टेट जो है वो मंथली अपना डेटा एसडीसीओ के सीडीएससीओ के साथ शेयर करेंगी 25 ऑफ एवरी मंथ तक, और उसके बेसिस पर फर्स्ट जो है वो ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है वो ये स्कोर दिया जाया करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भू नीर पोर्टल। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है जल शक्ति की, उन्होंने लोकसभा को भू नीर पोर्टल के बारे में बताया है। जो ये एक न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल है, जिसको 2024 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। तो एक स्मूथ एफिशिएंट मैकेनिज्म देता है ये रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट को। तो ये यूज़र्स को एक्सेस देता है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्राउंड वाटर कंप्लायंस पॉलिसीज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इस भू नीर पोर्टल के थ्रू जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है एनओसी लेने के लिए फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर बाय इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने नासा को कहा है कि ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए। तो ओसीओज क्या है, सीरीज ऑफ डेडिकेटेड अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो डिज़ाइन की गई थी स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करने के लिए एटमॉस्फेरिक CO2 को स्पेस से, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट मिशन 2009 में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया था। फिर रिप्लेसमेंट सैटेलाइट जो है वो 2014 में भेजी गई। जो थर्ड मिशन था वो 2019 में भेजा गया ISS तक। अब नासा और बाकी के एजेंसीज इस डेटा को यूज़ करके हाई रेजोल्यूशन मैप्स बनाते हैं प्लांट ग्रोथ का अराउंड द वर्ल्ड, जो कि फार्मर्स के लिए यूज़फुल रहता है। इवन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और बहुत सारी प्राइवेट एग्रीकल्चर कंसल्टिंग कंपनीज भी जो हैं वो इस डेटा का यूज़ करते हुए फॉरकास्ट करती हैं और ट्रैक करती हैं क्रॉप यील्ड्स और ड्रॉट कंडीशंस को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव कर दिए हैं 4 एडिशनल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में अंडर
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एक स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर। एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है विद इन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। ये एम करता है एक वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम को बिल्ड करना, और इसमें सभी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं आईएसएम के पास। इसका एक एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसमें कि कुछ लीडिंग ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। आईएसएम जो है वो एक नोडल एजेंसी है एफिशिएंट, कोहेरेंट, स्मूथ इंप्लीमेंटेशन के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। आईएसएम जो है वो काम कर रहा है एज अ नोडल एजेंसी फॉर द स्कीम्स जो अप्रूव्ड होती हैं अंडर सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। तो आईएसएम को लॉन्च किया गया था 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा। ये पार्ट है कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम का जो कि डेवलप करना चाहता है सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम्स इन द कंट्री। अब ये प्रोग्राम प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट उन कंपनीज़ को जो इन्वेस्ट करती हैं सेमीकंडक्टर्स में, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइन इकोसिस्टम में, और ये प्रमोट और फैसिलिटेट करता है इंडिजिनस आईपी जनरेशन ऑल्सो, और इंसेंटिवाइज करता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2023-24 में अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 3.69 लाख करोड़ वर्थ ऑफ सेस कलेक्शंस जो है वो रेलेवेंट फंड्स में ट्रांसफ़र नहीं की हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। सेस क्या होता है? सेस बेसिकली एक फॉर्म ऑफ टैक्स है जो गवर्नमेंट लगाती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो ये सेस जो है वो एक तरह से एडिशनल टैक्स होता है बिसाइड्स एग्जिस्टिंग टैक्स। तो इसको हम टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। जनरली ये पब्लिक एवरीडे पब्लिक पे करती है अपनी बेसिक टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। तो जो रेवेन्यू होते हैं वो इनकम टैक्स से वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं और गवर्नमेंट उसे किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है। लेकिन जो सेस से रेवेन्यू आता है पहले तो वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको बाद में उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करती है जिसके लिए उसको कलेक्ट किया गया था। अब याद रखो जो सेस की जो प्रोसीड्स होती हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या फिर अगर ना चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ ना भी शेयर करे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उन्होंने रिसेंटली एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 8,146 करोड़ का अप्रूव कर दिया है टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए शी योमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। 700 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, प्लान किया गया है सियोम रिवर बेसिन में अरुणाचल प्रदेश के। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इम्प्रूव करेगा पावर सप्लाई पोजीशन अरुणाचल प्रदेश की और हेल्प करेगा बैलेंस करने के लिए नेशनल ग्रिड को भी। अरुणाचल प्रदेश को 12% फ्री पावर मिलेगी, इसमें एडिशनल 1% मिलेगी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए रिसोर्सेज। और ये जॉइंट वेंचर होगा नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is behind US-China trade truce. This topic is important for economy section. US President Donald Trump has extended his trade truce with China until November 10, 2025, and he has therefore delayed the imposition of 145% tariff on Chinese goods and maintaining it at 30% as per a previous order. This pause follows Beijing's countermeasures, which included initially imposing a 125% tariff on US imports, which was later reduced to 10%, and restricting export of rare earth metals. China has also leveraged its agriculture imports by drastically reducing purchases of US farm produce. US and China, both have threatened each other with the triple-digit tariffs. According to US, the delay would allow more time to address the trade imbalances, unfair trade practices, and national security issues. US has cited a $300 billion trade deficit with China in 2024, and the negotiations are therefore going to focus on increasing market access for US exporters, lifting trade restrictions, and stabilizing the global semiconductor supply chain. Ongoing discussions also cover access to China's rare earths, purchases of Russian oil, and US technology export curbs. The US is also pressuring China to separate TikTok from its parent company ByteDance, which is of course being opposed by China. So China has also used the agriculture import as a leverage by strategically reducing agriculture imports from the US, especially soybeans. Other US exports are also being hit, including corn, barley, cotton, beef, pork, poultry, tree nuts, and forest products.
China is therefore now sourcing much of its soybean, barley, and corn from Brazil, Argentina, Canada, and others, bypassing US suppliers. This shift is impacting American farmers across the Corn Belt and livestock producers in states like Texas, Oklahoma, and California. So, China is also buying power. China's buying power in the global agriculture market is a potent tool to pressurize the US administration. Okay, so this is leading to increased India US agriculture trade. So, bilateral agricultural trade between India and the US is thriving, and the US exports to India is expected to exceed $3.5 billion, and Indian exports to the US likely to top about $7.5 billion this year. So the next topic is RTI exemption for BCCI. This topic is important for your governance section. Rajya Sabha has passed the National Sports Governance Bill a day after its clearance in the Lok Sabha. This bill is specifying that only those authorities or those sports authorities who receive direct financial assistance from the government, they will be deemed as public authorities under RTI Act. Since the BCCI does not get such funding, it will remain excluded. So over the years, BCCI has resisted inclusion under the RTI despite recommendations from the Supreme Court, Law Commission of India, and Central Information Commission to bring it under the transparency law. So this National Sports Governance Bill has a clause 15 subclause 2 of the bill which recognizes sports organizations as public authority under RTI Act, but there is an amendment which has narrowed this definition, which says that only those organizations which receive government grants or financial assistance would be considered as public authorities. So this change has excluded the BCCI, which does not take any government funding, despite the fact that cricket is being included in Olympics also. So BCCI is maintaining that it is a private autonomous body under the Tamil Nadu Societies Registration Act, and it is not a public authority under RTI Act. It does not receive any government funding, and it is not classified as a sports federation under Union Sports Ministry also. So multiple judicial and quasi-judicial bodies have challenged this stance of BCCI. Even Law Commission of India report of 2018 classified BCCI as a public authority, saying that it receives indirect financial benefits like tax exemptions which exceed 2100 crore rupees. In 2015, Supreme Court observed that BCCI performs public functions like selecting India's national teams using national symbols, monopolizing cricket and government with government concurrence. Even Justice R.M. Lodha committee called BCCI functioning a closed door and back room affair and urged legislative inclusion under the RTI Act. In 2018, the Central Information Commission also declared BCCI a public authority and directed it to create an RTI query mechanism. So BCCI challenged this order in Madras High Court, which stayed its implementation. Okay, so if BCCI were brought in under the RTI Act, citizens would then be able to request comprehensive information about its operations. The transparency would also compel the board to justify its decisions to the public. So the next topic is UNDP Equator Initiative Award. This topic is important for your social issues. So recently, a self-help group from a small village in Dharwad district of Karnataka has backed the Equator Initiative Award given by the UNDP. So this award is given biennially to recognize outstanding community efforts to reduce poverty through the conservation and sustainable use of biodiversity. It is also referred to as the Nobel Prize for Biodiversity Conservation. So what is the eligibility criteria for this award? The initiative must have been in existence for at least 3 years and or the actions taken must have been in place for at least 3 years. The nominee must be either a local community-based group operating in a rural area, based in a country which receives support from the UNDP, or an indigenous people's community in any country which operates in a rural area. The actions must be nature based and they must deliver benefits related to 2 or more sustainable development goals. So the next topic is State Health Regulatory Excellence Index. This topic is important for your governance section. Union Health Secretary has virtually launched the State Health Regulatory Excellence Index. It is a first of its kind national initiative to benchmark and strengthen state drug regulatory systems through a transparent data-driven framework. This initiative was proposed by CDSCO to drive improvements in the performance of state drug regulatory authorities across India. It will have 27 indices for manufacturing states. The states will submit the data on predefined metrics to CDSCO every month on 25th, and these metrics will then be used to score the states on 1st of the next month. Okay.
So the next topic is Bhu-Neer portal. This topic is important for governance section. Minister of State for Jal Shakti has informed the Lok Sabha about Bhu-Neer portal, which was rolled out in 2024 by the Central Groundwater Authority under the Ministry of Jal Shakti. It provides a smooth and efficient mechanism for regulation of groundwater development. The centralized database of Bhu-Neer portal will allow users to access critical information on groundwater compliances, policies, and sustainable practices. Bhu-Neer portal is also used for the purpose of online application and processing of NOC for the extraction of groundwater by industries, infrastructure projects, and mining projects. So the next topic is Orbiting Carbon Observatories program. This topic is important for your science and tech section. So US President has asked the NASA to shut down the Orbiting Carbon Observatories program, which is basically a series of dedicated Earth remote sensing satellites designed to observe atmospheric CO2 from space to understand the characteristics of climate change. So the first mission was launched in 2009, but it failed. The replacement satellite was launched in July 2014, and then the third mission was launched in 2019, which was sent to ISS to enhance the observation of atmospheric CO2. NASA and many of the other agencies have used this data to create high resolution maps of plant growth around the world, which is useful for farmers also. This data is also used by the US Department of Agriculture and many other private agricultural consulting companies to forecast and track crop yields and drought conditions. So the next topic is India Semiconductor Mission. This topic is important for your economy section. Government has recently approved 4 additional semiconductor manufacturing projects in Odisha, Punjab, and Andhra Pradesh. So this India Semiconductor Mission is a specialized and independent institution under the Ministry of Electronics. So it aims to build a vibrant semiconductor and display ecosystem in India. It has all the administrative and financial powers. It also has an advisory board consisting of some of the leading global experts in the field of semiconductors. It is also serving as the nodal agency for the development of a semiconductor and manufacturing ecosystem in India. It also works as the nodal agency for the schemes approved under the Semicon India program. So this Semicon India program was launched in 2021 by Ministry of Electronics. It is part of the comprehensive program for the development of sustainable semiconductor and display ecosystems in the country. It also provides financial support to companies investing in semiconductors, display manufacturing, and design ecosystem. It also promotes and facilitates indigenous IP generation and incentivizes the transfer of technologies also. So the next topic is CES. This topic is important for your governance and economy section. So as of 2023-24, central government has failed to transfer about 3.69 lakh crore worth of CES collections to the relevant funds for which the CES was implemented. This has been revealed by the CAG report. So CES is a form of tax levied by the government on tax with specific purposes till the time the government gets enough money for that purpose. So a CES is basically an additional tax besides the existing tax. A general public pays this and it is added to their basic tax liability. How is it different from income tax or any other tax? So while revenue from taxes like income tax is kept in the Consolidated Fund of India, the government can use it for any purposes. But the revenue that comes from CES is first credited to the Consolidated Fund of India, and then it is utilized for the specified purpose for which it was imposed. Proceeds of a CES may or may not be shared with the state government by the central government. Okay. So the next topic is Tato 2 hydroelectric project. This topic is important for your economy section. Cabinet Committee on Economic Affairs has recently approved an investment proposal worth 8100 crore rupees for the construction of 700 megawatt Tato 2 hydroelectric project in Shiomi district of Arunachal Pradesh. So this is a run-of-the-river project planned on Siom River or basin in Arunachal Pradesh. This will improve the power supply position in the state of Arunachal Pradesh, and it will also help in balancing the national grid. Arunachal Pradesh will receive 12% free power and additional 1% of the local area development fund. So it's a joint venture between the Northeastern Electric Power Corporation Limited and the government of Arunachal Pradesh. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time. New topics. Until then, goodbye and take care.